आई एम श्योर आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। क्यों जी, ज़ीशान साहब कैसे हैं आप? ज़ीशान ताहिर साहब, एंड हाउस योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन? इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आप? ग्रेट। अच्छा जी, हम लोग जो हैं लास्ट टाइम जब अपनी डिस्कशन जो है वो कर रहे थे, वो डिस्कसिंग एंड टॉकिंग अबाउट यूनिटी एंड कोहेरेंस. We were trying to understand what do we mean by unity and what is coherence. We did discuss unity and that too in detail. We tried our level best to cover all the aspects of unity. So तमाम चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे जब हम लास्ट में बात कर रहे थे यूनिटी और कोहेरेंस की. जब हम यूनिटी के ऊपर आते हैं, जब यूनिटी की बात करते हैं, व्हाट इज द रीजन कि हमारे पास जो है यूनिटी के साथ एक वर्ड एसोसिएट कर दिया जाता है, एंड दैट इज इफेक्टिव ऐसे. याद रखिएगा, हमारे पास दो चीजें जो हैं वो कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी. पहली चीज ये है कि इफ यू आर राइटिंग एन ऐसे, क्या आप सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं या आप एक इफेक्टिव ऐसे लिख रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक कि आपको सीएसएस के लिए या किसी भी कमीशन के एग्जाम्स के लिए डू यू नीड जस्ट एन ऐसे, और आपको एक इफेक्टिव ऐसे लिखना होता है? आपको कौन से वाले ऐसे की तरफ जाना होता है, सिर्फ सिंपल वाला ऐसे या इफेक्टिव ऐसे की तरफ हमें जाना पड़ेगा? ग्रेट बाय महानूर. ग्रेट जिशान. हमें इफेक्टिव एसेस लिखने हैं, तो आज तक आप जो चीज समझते आए हैं वो आप समझते हैं सिर्फ इंग्लिश ऐसे. अगर आप अपने पेपर में सिर्फ ऐसे लिखते हैं तो आप पास नहीं होते हो. हाँ, अगर आप इफेक्टिव एसेस जो है वो लिखते हो तो फिर आप डेफिनेटली पास कर पाते हो. अब जब हम इफेक्टिव एसेस की बात करते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं चीज़ों को इंतहाई सादा जुबान में समझा सकूं. आई विल ट्राई टू यूज द डिक्शन जो आपके लिए समझना आसान हो, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसान जुबान में मैं इफेक्टिव एसेस को लिखना सिखा सकूं, तो वो मैं आपको जरूर सिखाऊं. देखिए, अभी तक आपको ये पता चल चुका है कि एक ऐसे ऑर्गेनाइज कैसे होता है, कि उसमें इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है. ये चीजें तो आपको पता है. लेकिन अगला जो काम है जिस पे आपको फोकस करना है वो ये है टू मेक श्योर दैट ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ द एसे वर्क टुगेदर. तीनों के तीनों, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीनों के तीनों दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर एक्सप्लेनिंग योर टॉपिक क्लियरली. आपकी बॉडी के अंदर जो रोल प्ले करता है आपका ब्रेन, वही रोल हमारे पास यहाँ पे प्ले करता है आपका टॉपिक. जैसे हमारे पास कुछ तो वजह है कि यहाँ पे ये लिखा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक श्योर दैट ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ द ऐसे वर्क टुगेदर टॉपिक क्लियरली. इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे जो हमारा एग्जामिनर देता है वो ये नहीं चाहता कि आप उसे ये बताएं व्हाट यू नो, बट वो ये चाहता है कि आप उसके ऊपर लिखो जो उसने मांगा है. ख़वातीनो हज़रात, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने अपने टॉपिक के ऊपर रहते हुए ही तमाम पूरे का पूरा ऐसे लिख दिया, तो वो हमारे पास इफेक्टिव ऐसे होगा. अब मैं आसान से मुश्किल की तरफ चलूंगा थोड़ा सा. आसान जुबान में तीन पार्ट्स हैं और तीनों को कलेक्टिवली काम करना है. तीनों को, इंट्रोडक्शन, बॉडी को, कंक्लूजन को इकट्ठे काम करना है. ये हमारे पास रहेगा, इफेक्टिव एसेस के अंदर आ जाएगा.
लेकिन जो चीज यहाँ से ऑनवर्ड्स अब मैं कहूंगा, ग्रेजुअली मैं चीजें आसान से मुश्किल की तरफ चलता चला जाऊंगा, और आपने कोशिश करनी है कि कहीं पे भी लिंक मिस ना होने पाए। यानी कि लिंचपिन होगा, हर हर एक लाइन दूसरे से जो है वो लिंक्ड होगी। सो यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिएगा। हमारी डिस्कशन इंतहाई आसान बातों से कब इंतहाई मुश्किल बातों की तरफ चले जाएगी, इसका अंदाजा उसी को होगा जो अपनी अटेंशन को कहीं ना कहीं पे डाइवर्ट कर देगा। वरना राइटिंग इफेक्टिव एसेज जो हैं वो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू पीपल, बिलीव मी। आफ्टर दिस सेशन यू विल बी एबल टू कंपोज द इफेक्टिव पैराग्राफ्स, अगर आप इसको जो है वो आसानी से समझ लेते हैं। जब मैंने यूनिटी की लास्ट टाइम बात की, what is unity after all? Unity in writing is the connection of all ideas to a single topic. Remember one thing, I would like to reiterate once again, I would like to reiterate here the single topic. The topic is going to be the center. ये फोकस रहेगा आपका सबके सब चीजों को। अब आपके ऐसे में तमाम की तमाम चीजें जो है वो टॉपिक से शुरू होंगी, थीसिस स्टेटमेंट पे जाएंगी, और तमाम के तमाम सपोर्टिंग आइडियाज जो हैं वो इसी को लेकर चला। एक एग्जाम्पल से देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। आपके पास ये एक ऐसे है, एक ऐसे लिखा हुआ है। गौर से, बड़े ध्यान से जो है वो इस ऐसे का पहला पैराग्राफ हम सुनते हैं। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा। आप तभी आंसर दे पाएंगे कि जब आपने इसको इंतहाई गौर से सुन रखा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। हमने यूनिटी को समझ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या यूनिटी होती क्या। जी प्लीज। The last time I had a cold, a friend suggested that instead of taking the usual cold medicines, I visit the traditional Chinese doctor in our city. Although I knew nothing about Chinese medicine, I decided to try it. When I walked into the Chinese doctor's surgery, I was amazed. It was not at all like my usual doctors. There were shelves up to the ceiling full of glass containers filled with hundreds of different dried plants and other things I could not identify. Could this really be a doctor's surgery? It seemed very strange to me when I met the doctor. He explained that Chinese medicine is thousands of years old. The plants in the jars in his office were herbs. These herbs could be mixed together to make medicines. He explained the philosophy of Chinese medicine. The philosophy of traditional Chinese medicine is not the same as the philosophy of modern medicine, but it is useful for curing many health problems. Modern medicine focuses on illness. If a थैंक patient यू with सो a मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा माइक बंद हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे आएगा कि इज देयर एनी थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम ट्राई चाइनीज मेडिसिन, लेकिन उससे भी आगे चल के डू यू थिंक इट इज अ कोइंसिडेंस के टॉपिक उसने मिडिल में लिखा? व्हाट डू यू थिंक, क्या ये कोइंसिडेंस है कि टॉपिक मिडिल में लिखा, कि या एक ये रूल है कि जब हम अपने ऐसे को लिखेंगे, उसका टॉपिक अगर हमें लिखना है तो हमें मिडिल में ही लिखना है, ना कि उसको जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे ना यहाँ पे लिखेंगे। इट इज एंड ओके, यस, इट इज अ रूल, इट इज अ एस्टैब्लिश्ड रूल। ठीक है, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड रूल कि हमने उसको जो है वो जब भी पुट करना है मिडिल में करना है। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि whenever we talk about the indentation, that this space is mentioning and highlighting that we are going to start a new passage from it. अब यहाँ मुझे बताइएगा, गाइड कीजिएगा, is there any thesis statement in this paragraph? यहाँ पे कोई thesis statement exist करती है? If yes, where it is? क्या आप उसके कुछ words लिख सकते हैं? thesis statement कहाँ पे है इस पैराग्राफ में? द फिलोसफी और मेडिसिन, नईम साहब ने बताया। ओके,
हम्म। दानियल, आपने जब भी टाइटल लिखना है ना ऐसे का, आउटलाइन से पहले उसे मिडिल में लिखेंगे। सिंपल सा ये रूल है, आपने याद रखना है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि टॉपिक हमेशा दरमियान में आएगा। उसे यहाँ पे नहीं लिख देना, लेफ्ट साइड पे नहीं, यहाँ पे राइट साइड पे नहीं, उसे मिडिल में आपने लिखना है, ठीक है। ये रूल है। अच्छा जी, हमने ये देखा कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये आपके पास जो है थीसिस स्टेटमेंट है। दानियल, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यू हैव मेंशन कि ये थीसिस स्टेटमेंट है। हमें ये पता चला है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है हमारे इंट्रोडक्शन यानी कि पहले पैराग्राफ के एंड वाली जो लाइन है वो है। अब यहाँ तक तो चीजें हमें क्लियर है। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जो कि उसने हमें यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है वो पुट किया है, और ये क्वेश्चन है जनाब ये वाला क्वेश्चन। हमारे पास ये पूछा जा रहा है, अंडरलाइन द ईच टॉपिक सेंटेंस विद वन लाइन। क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो है पैराग्राफ बी में टॉपिक सेंटेंस क्या कोई मौजूद है? इस पैराग्राफ में बी में और सी में कहीं पे कोई टॉपिक सेंटेंस है? अगर है तो कहाँ पे है? क्या आप वो लाइन जो है वो उसका पहला और आखिरी वर्ड लिख सकते हैं दरमियान में डॉट्स पुट करके? क्या कोई टॉपिक सेंटेंस है? मॉडर्न मेडिसिन जो है ये इन्होंने वेरी गुड, मानूर ने आइडेंटिफाई किया पहला टॉपिक सेंटेंस। जी दानियाल। मदीहा शरीफ। मदीहा, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं एमएससीसी की? आपकी कभी कोई असाइनमेंट मेरी नजर से नहीं गुजरी? मोहम्मद अदील, आपकी भी कभी असाइनमेंट नहीं देखी हमने? यू आर नॉट ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ एमएससीसी? ओके। सो ये हमारे पास रहेगा जी टॉपिक सेंटेंस है। अब यहाँ से जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्वेश्चन ये आता है, ये वाला अगर हम क्वेश्चन देख सकें। क्या हमारे पास टॉपिक सेंटेंस जो है इसके दरमियान और थीसिस जो आपके स्टेटमेंट है, क्या कोई रेलिवेंस मौजूद है? जो मॉडर्न मेडिसिन फोकसेस ऑन द इलनेस यहाँ पे, और हर टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट के दरमियान क्या कोई रेलिवेंस मौजूद है? यस और नो? इज देयर एनी रेलिवेंस? ग्रेट, हो गया जी। यहाँ तक आपको चीजें जो है वो पता चली। अब इन्हीं चीजों को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताना, when I say what do we mean by an effective essay? An effective essay is a piece of writing that successfully communicate a clear and well-structured argument. जो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि जनाब आप अपने ऑडियंस को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। फोकस ऑन द वर्ड आर्ग्यूमेंट आर मैसेज टू इट्स इंटेंडेड ऑडियंस, जिसने ये बताना है कि आपका मैसेज जो है वो क्या होगा। इट इज, हमारे पास इसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपका जो इफेक्टिव ऐसे है इसमें सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि उसमें होता क्या क्या। एक इफेक्टिव ऐसे वो वाला ऐसे होता है जिसमें हमारे पास क्लैरिटी होती है और कोहेरेंस होता है। एक इफेक्टिव ऐसे हमारे पास ऐसा ऐसे होता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट होती है। जस्ट फोकस ऑन द वर्ड स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट।
एक ऐसा इफेक्टिव वैसे होता है, अभी मैं इन तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें रेलिवेंट स्पोर्टिंग एविडेंसेस मौजूद होता है, जिसमें कंसिस्टेंसी ऑफ वॉइस एंड पर्सपेक्टिव होता है। सर ये तो बड़ी मुश्किल चीजें हैं। जिसमें लॉजिकल ट्रांजिशंस होते हैं, जिसमें अप्रोप्रिएट लेंथ का ख्याल रखा जाता है, जिसमें एंगेजमेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो मौजूद हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनलिटी होती है, जिसके अंदर जो है वो डेप्थ होती है। सर ये कैसे हम सारी की सारी चीजें जो है वो करेंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होता है। बेरे कैप, अभी तक आप एक चीज समझ लीजिएगा, और वो चीज ये समझने की कोशिश कीजिएगा, एक इफेक्टिव ऐसे से मुराद एक ऐसा ऐसे है जिसने इंटेंडेड पर्पस बताया, या तो इन्फॉर्म कर सका, अपने रीडर को परसुएड कर सका, एनालाइज कर सका, जो भी उसका पर्पस था वो उसने पूरा किया। अब मैं आपको सिखाता हूँ वन बाय वन करोगे कैसे। देखो, जब भी आप competitive एग्जाम्स में बैठे होते हो ना, यूनिटी जो है वो रिफर करेगी कोहेरेंस ऑर्गेनाइजेशन के। यूनिटी आपके ऐसे के लिए इतनी ही जरूरी है कि जो आप समझ, जितना आपके पूरे के पूरे सीएसएस को पास करने के लिए इंग्लिश ऐसे का सब्जेक्ट जरूरी है। अब पहली बात यह है कि आपको ऐसे का टॉपिक जो है वो चूज करना है। चूज कैसे करते हो, देखिए उसके ऊपर लिखेंगे तो आप फिर ही ना, जब आपके पास जो है वो ऐसे का टॉपिक आ गया, अब उसको तो चूज करना भी इन इटसेल्फ तो एक जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हम उसको चूज कैसे कर सकते हैं, कौन सा वाला टॉपिक हम लेंगे, और अगर हम लेंगे तो उसके ऊपर जो है वो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, हमारे ऊपर किस तरह से पता चलेगा कि हम इस टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये आपको बताएगी आपकी रीडिंग स्किल्स, ये आपको बताएगी आपकी प्रैक्टिस जो है वो। ठीक है, आपके लिए टॉपिक को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द वेरी रीजन इज दैट अगर आपकी रीडिंग स्किल्स नहीं रही तो आपको जो है वो टॉपिक को गलत चूज कर बैठेंगे, ना ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प आउट करेगी, और ना ही जो है वो आप अपने टाइम को मैनेज कर सकेंगे। इसके ऊपर हम डिटेल से एक पूरा सेशन रखेंगे कि टॉपिक को चूज कैसे करना। अभी के लिए टॉपिक को चूज करने के बाद जो है वो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि यूनिटी आपके माइंड से बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, और आप अपने टॉपिक पे मुकम्मल फोकस कर रहे हो। यूनिटी से मुराद ये है कि आप अपने ऐसे लिखने से पहले उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे सीएसएस में एंड वाली शीट पे, जो फाइल आपको मिलती है, जो आपके पास शीट होती है, उसकी एंड वाली शीट से जो है वो आप जाओगे वहां पे थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे। थीसिस स्टेटमेंट क्यों सबसे पहले लिखेंगे, आपको टॉपिक ने गाइड किया कि आपने ये वाला टॉपिक चूज किया, पहला स्टेप आपके पास हो गया। दूसरे स्टेप में आपने उस थीसिस स्टेटमेंट को लिया, उस थीसिस स्टेटमेंट को उस टॉपिक में से आपने ड्रॉ किया, एक क्लियर कंसाइज थीसिस स्टेटमेंट होगी, जो आपके दिमाग में मेन आर्गुमेंट है, जो पॉइंट है, उसको डिस्कस करेगी। मान लीजिए मेरे पास टॉपिक था द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। अब मैंने ये अर्ज की है कि सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि इसको इंग्लिश में इजी है, दैट्स फाइन, ट्रांसलेट कर लें। उर्दू में आसान समझते हैं, ट्रांसलेट कर लें। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लें। टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन, कि जब जो टेक्नोलॉजी है उसके तालीम पे असरात क्या होते हैं, पंजाबी में ट्रांसलेट कर लें, अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें टॉपिक। टॉपिक से फिर आपने जो है वो ड्रा की अपनी थीसिस स्टेटमेंट। ये पहला स्टेप हो गया यूनिटी की तरफ जाते हुए। यूनिटी में अगर हम पहला ऐसे लिखते हैं तो ये वाला स्टेप हमारे पास सबसे पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप हमारे पास कौन सा वाला होगा। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि अब हमने थीसिस स्टेटमेंट को टॉपिक के साथ इंटीग्रेट करना है। अब मैं एक थीसिस स्टेटमेंट लिखता हूँ, द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब इसने क्या किया, इसने एक रेवोल्यूशन लेके आया, रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है द स्टूडेंट्स लर्न, ऑफरिंग इनहेंस्ड एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, personalized learning opportunities and improved engagements in the classroom। हम थीसिस स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, एक आसान सा फॉर्मूला है, पेपर में तो ऑब्वियसली नहीं लिखोगे, आप इस स्टेटमेंट से शुरू करोगे, आई थिंक डैट। ये स्टेटमेंट आपके माइंड में रहनी चाहिए, एग्जामिनर को नहीं बताइए वरना ही लिखें। उसके बाद इस टॉपिक को लेके आपने जो सोचा वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो। आई थिंक दैट
the integration of technology in education has changed everything. ठीक है, ये कहना गैर मुनासिब रहेगा क्योंकि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे. आई थिंक दैट द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमने जो भी थीसिस स्टेटमेंट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ABCD, जो भी हमारी थीसिस स्टेटमेंट होती है, हम उससे कोशिश करेंगे कि हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट को बिल्कुल रेलिवेंट रखेंगे, और ये हमें बताएगा, हमारा ऐसे का टॉपिक बताएगा, ऐसे का टॉपिक हमें गाइड करेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. अब ऐसे के टॉपिक पे हमने जो थीसिस स्टेटमेंट ले ली, ये हमारी यूनिटी का पहला स्टेप है. दोबारा सुन लीजिएगा, आपने ऐसे का टॉपिक आने के बाद उसकी क्लियर एंड कंसाइज थीसिस स्टेटमेंट बनाई, जो बताएगा कि आपने कौन से वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो लेना है. आप इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन पे जो है इसके हक में है या खिलाफ है, उसके एंड पे चले गए, शीट के एंड पे जाके आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखी. याद रखेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपके टॉपिक की रिफ्लेक्शन नजर आनी चाहिए. पढ़ते हुए वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन नजर आनी चाहिए, वो अल्फाज पता चलें कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ये इस टॉपिक से निकाली गई है. ठीक है, अब इसके बाद ये थीसिस स्टेटमेंट हमने लिख ली, यूनिटी में ही है हमारे पास पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या होगा? थीसिस स्टेटमेंट याद रखेंगे कि ना सिर्फ आपके ऐसे का सेंट्रल आइडिया है, आने वाले जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उसके बाद आप लिखोगे. मान लो CSS में आपके पास 25 पैराग्राफ होते हैं. मान लीजिए आप जो है वो तहसीलदार का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपके पास 10 है. जुडिशरी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपके पास जो है वो मान लीजिए 5 पैराग्राफ है, समथिंग लाइक दैट. अब आपने क्या करना है कि सारे के सारे जो है वो पैराग्राफ उसी थीसिस स्टेटमेंट से को रिफर बैक करेंगे. अब हमारे पास ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है, जरा गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे स्टूडेंट लर्न. उसने इस चीज पे जोर दिया कि जी हाँ, इसने जो है वो रेवोल्यूशन लेके आया. ऑफरिंग enhanced accessibility to educational resources, personalized learning opportunities and improved engagement in the classroom. अब यहाँ पे हमारे पास क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि जनाब ये सारी की सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे, सीखेंगे. अब हम सारी की सारी चीजें जब इनको अप्लाई करना सीखेंगे, इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, फिर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे. अगला स्टेप क्या होगा? अब हमने पहला बॉडी का पैराग्राफ निकाला. याद रखेंगे कि हमारे पास जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो निकलेंगे यहाँ से, हमारी थीसिस स्टेटमेंट से. एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशनल रिसोर्सेस. अब ये कहाँ से हमारे पास आई है? ये कहाँ से आई है? ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट से आई है. कैसे आई है, कहाँ से, कैसे पता चला? क्योंकि हमें हमारी थीसिस स्टेटमेंट ने गाइड किया. थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक से थी और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बॉडी के पैराग्राफ्स आते. पहला पॉइंट मैं समझा पाया कि थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक से निकलेगी, और टॉपिक्स जो है वहां से टॉपिक सेंटेंस से ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, टॉपिक सेंटेंस से जो चीजें हैं वो रिफर बैक करेंगी. किसकी तरफ रिफर बैक करेंगी? वो रिफर बैक करेंगी जनाब हमारे जो है वो थीसिस स्टेटमेंट की तरफ. अब यहाँ से जब हम आगे चलते हैं, सारे के सारे ये डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, कोई भी हमने लिखा, इम्प्रूव्ड क्लासरूम एंगेजमेंट्स, ये किसने बताया? हमारी थीसिस स्टेटमेंट जो रेवोल्यूशनाइज द वे. सब चीजें थीसिस स्टेटमेंट बनाएगी. यूनिटी के लिए पहली चीज ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया. जो भी हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी, हमारे पैराग्राफ्स जो हम लिखेंगे उसकी पहली लाइन हमारे थीसिस स्टेटमेंट की तरफ रिफर बैक करेगी. हमें जो हमारे पैराग्राफ, अगर हम 25 के करीब पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि 25 के पैराग्राफ की जो पहली लाइन होगी, जो उसकी टॉपिक सेंटेंस होगी, वो रिफर बैक करेगी हमारी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ.
ठीक है, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है? ये आपको पता चल चुका है कि हमारे पास जो है कौन कौन सी चीजें किस किस सन से करेंगे, रिफर बैक करेंगे, टॉपिक सेंटेंस जो है वो उनकी तरफ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? पहला स्टेप क्या है? यूनिटी की तरफ। और अगर आपके ऐसे में यूनिटी नहीं होगी, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। यूनिटी में क्या है? आपने जो थीसिस स्टेटमेंट ड्रॉ की वो आपके टॉपिक से होगी। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है इससे आपके पैराग्राफ की टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? हर पैराग्राफ की पहली लाइन टॉपिक सेंटेंस होती है। जरा और सादा अंदाज में बता सकूं, पूरे का पूरा पैराग्राफ जिस आइडिया के वो अपने अंदर डिस्कस करने जा रहा है उसकी पहली लाइन हमारे पास जो है वो टॉपिक सेंटेंस जो है वो होगी। एक पैराग्राफ कितनी लाइंस का होना चाहिए? एक पैराग्राफ कम से कम 5 लाइनों का, ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनों का होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनों का होना चाहिए। इज इट क्लियर जी? यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है? अब हम यहाँ से एक स्टेप जो है वो आगे चलते हैं, एक स्टेप और लेते हैं। अब हमने पहली चीज समझ ली, यूनिटी में पहला हमें फैक्टर समझ में आ गया और वो था हमारी थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, चलिए मैं क्विज लेता हूँ आपसे। पांच, दानियल, 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 से कम होगा पैराग्राफ नहीं होगा, 10 से ज्यादा होगा पैराग्राफ नहीं होगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन जो है वो कुछ करना चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा कि इस सिचुएशन में क्या होगा। मेरे पास एक टॉपिक है। मैंने टॉपिक में जब अपनी थीसिस स्टेटमेंट को मेंशन किया, थीसिस स्टेटमेंट इससे बनाई, लेकिन मैंने कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स या टॉपिक की तरफ मैं रिफर नहीं कर सका, मैं रिफर नहीं कर सका। लेकिन मुझे लगता है जो मैंने स्टेंस लिया वो बड़ा बेहतरीन स्टेंस था। मुझे लगता है कि इसने टॉपिक देते हुए कुछ गलती कर दी है, इसको टॉपिक सही तरह से नहीं दिया, तो मैंने थीसिस स्टेटमेंट में इसके टॉपिक की गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश किया। क्या ये एग्जामिनर मुझे पास करेगा या फेल करेगा? मुझे लगता है, मेरे पास एक केस आया, और एक केस आया केपीके का, जिशान केपीके से ना, द नेम ऑफ द एस्पिरेंट, चलें जो भी है उसे हम स्किप करते हैं। उन्होंने कहा कि ही वाज नॉट माय स्टूडेंट, डिस्क्लेमर। उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने थीसिस स्टेटमेंट भी सही लिखी है, मैंने जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स भी सही लिखे हैं, स्टिल एग्जामिनर ने मुझे 26 नंबर दिए हैं। तो मेरे लिए ये कैसे मुमकिन था कि उनकी बात को मैं सुन सकता? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आउटलाइन मुझे अपनी भेजें, मुझे आप अपना जो है जो बॉडी पैराग्राफ आपने लिखे उनकी आप भेजें, मुझे टॉपिक सेंटेंसेस भेजें, और आप अब मुझे अपना कंक्लूजन इंट्रोडक्शन देना। तो उसके बाद मैंने फील किया कि मेरे रिमार्क्स भी 26 जो हैं वो इससे मिलते जुलते थे। और जब मैंने उन्हें फिर बताया कि रिमार्क्स बिल्कुल ठीक हैं उसकी वजह से, लेकिन वो कह रहे थे नहीं जी, टॉपिक जो है उसमें मुझे लगता था कि वो मैंने बिल्कुल ठीक तरह से जस्टिफाई किया और मैंने थीसिस स्टेटमेंट में ये स्टैंस लिया था। तो एग्जामिनर ने नहीं इसको ठीक किया। तो ऑब्वियसली फिर हमें समझने की जरूरत है कि जब एग्जामिनर ने ठीक नहीं किया तो फिर क्या हो सकता है, कि फिर यही हो सकता है कि जो हो रहा होता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक सेंटेंस। हर पैराग्राफ जो है, ये कोई क्वेश्चन आया था, ऊपर चला गया अजहर साहब का, सर विद इन हाउ मेनी मिनट्स दिस फिनिश फॉर्मिंग अ थीसिस स्टेटमेंट शुड बी। अजहर, 9 बजे पेपर आ जाता है आपके पास, 9 बज के 5 मिनट तक टॉपिक्स जो हैं वो 5 दफा पढ़े जा चुके होने चाहिए, 5 दफा पढ़ लिया हो। 9 बज के 5 मिनट से 10 मिनट तक जो है वो टॉपिक फाइनलाइज होके एंड वाली जो शीट है उसके ऊपर रफ वर्क की हेडिंग दी जा चुकी हो। उसके बाद आपने दरमियान में उस टॉपिक को लिख लिया हो, टॉपिक को पूरे को नहीं लिखें टाइम सेव करने के लिए, 2 टॉपिक चूज कर लें, 2 टॉपिक्स ले लेंगे इनमें से, दोनों में से, और इन दोनों टॉपिक्स में से इसके जो हैं वो आप यहाँ पे जो है माइंड मैपिंग करते चले जाएं कि मेरे पास क्या क्या होगा, मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। फिर देखें 9:15 तक ये बात फाइनल करें कि मैंने जो है वो इन दोनों में से जो लेना है डाटा, मेरे पास किसके लिए ज्यादा है कि मैं 2500 से 3000 वर्ड्स लिख सकता हूँ।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 1500 पे जाके रुक जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 2000 पे जाके रुक जाऊंगा। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो ये होंगी। अब इनमें से जो है आपने टॉपिक नंबर ए या बी जो सिलेक्ट किया, 9:15 तक आपकी दोनों की थीसिस स्टेटमेंट बन चुकी हो। एक पे काम कर रहे हैं, श्योर हैं, बहुत अच्छा है, वरना थीसिस स्टेटमेंट अपनी बना ली हो। और 9:20 से ऑनवर्ड्स 9:40 तक आपके पास आपकी आउटलाइन बन चुकी हो, और 9:40 से ऑनवर्ड्स फिर आप लिखना स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, 9:40 से आप 12 PM तक जो है वो लिखना। दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पीएमएस या सीएसएस में पेपर चेक करते हुए एग्जामिनर बोर्ड एग्जामिनर जैसे तो नहीं होते। पीएमएस के पेपर जो है वो दानियाल वो चेक कर सकता है कि जिसके पास कम से कम जो है वो 5 से 7 सालों का एक्सपीरियंस हो, अपने सब्जेक्ट के अंदर जो है वो उसकी सिलेक्शन किसी कमीशन से हो, एटलीस्ट बीपीएस 18 का हो। ठीक है, 18 हो, 17 भी बहुत से केसेस में कर लेते हैं, लेकिन अगर उनका एक्सपीरियंस जो है वो 10 ईयर से एक्सटेंड करता हो, तो एक ऐसा बंदा अपने सब्जेक्ट में जो काफी एक्सपर्ट है और बोर्ड एग्जामिनर जैसे वो बिल्कुल नहीं होते और ऐसे ही फेल नहीं करता है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेल ये नहीं होता है, ऑब्वियसली वो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सर टॉपिक सेलेक्ट करते हुए ही 15 मिनट लग जाते हैं, बहुत मुश्किल टास्क है। जी जी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, and once again the same goes for the female and the women as well. So शहर बानो या शहर बानो, ये हमारे पास 15 मिनट लगेंगे लेकिन हम लगाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब हमारी थीसिस स्टेटमेंट बन चुकी है और मरहला है टॉपिक सेंटेंसेस का। जब भी नया पैराग्राफ लिखोगे, आपने एक दफा अपनी थीसिस स्टेटमेंट को जरूर पढ़ लेना है। ये थीसिस स्टेटमेंट कहाँ होगी? आपके इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पे मौजूद होगी। जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, वहां पे अगर आप एंड पे चले जाएंगे तो ये आपके पास थीसिस स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख रखी होगी। क्या मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट को एंड की बजाय यहाँ पे दूसरी या तीसरी लाइन पे लिख सकता हूँ? इट्स माय क्वेश्चन, क्या मैं दूसरी या तीसरी लाइन में लिख सकता हूँ? ओके, अदील, आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं क्योंकि आपकी कभी कोई असाइनमेंट या क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं देखी। यूर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ एमएससी, आपकी कभी मैंने नहीं देखी। कुछ नहीं लिखेंगे तो फिर वाली बात आ जाएगी, एग्जाम ने बगैर पढ़े फेल कर दिया। ओके, याद रखेंगे थीसिस स्टेटमेंट की यही जगह है और यहीं पे आएगी। अब जी, दोबारा अपनी फाइल के ऊपर चलते हैं। हर लाइन, मैं चाहता हूँ इसे मैं इतनी आहिस्ता से और इतना जोर दे के पढूं कि मैं आपको समझा सकूं। हर लाइन, हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो टॉपिक सेंटेंस से शुरू होती है, और अगले अल्फाज जरा गौर से सुनिएगा। दैट रिलेट्स टू थीसिस स्टेटमेंट। अजूरे वाला कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है अगर इसने थीसिस स्टेटमेंट को रिलेट नहीं किया। यूनिटी का ये दूसरा स्टेप है, 7 टोटल स्टेप हैं, देयर टोटल 7 स्टेप्स। कहानी यहीं पे खत्म होगी, हम ग्रामर की बात ही नहीं कर रहे, हम पंचुएशन की बात ही नहीं कर रहे, वो तो बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं यार, वो तो होंगी ही होंगी ना। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट की तरफ हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो रिफर बैक नहीं कर रही, उससे रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब है आप जो बात बता रहे हैं वो आपके आइडिया से रिलेटेड नहीं। मैं अगर एक ट्री डायग्राम बना सकूं, तो यहाँ पे मेरे पास टॉपिक आया जो मुझे सी एस एस पी एम एस के एग्जामिनर ने दिया। इस टॉपिक से मैंने क्या निकाला? इस टॉपिक से मैंने थीसिस स्टेटमेंट निकाली। अब मेरी थीसिस स्टेटमेंट इतनी वेस्ट होनी चाहिए
कि मैं उसके अंदर जो है वो उससे मल्टीपल आइडियाज को निकाल सकूं। हर पैराग्राफ की पहली लाइन मेरे थीसिस स्टेटमेंट की तरफ रेफर बैक करेगी। कैसे करेगी अभी देखते हैं। यानी टॉपिक सेंटेंस जो है वो अब हमें एक डायरेक्शन देगा। टॉपिक सेंटेंस होता क्या है? टॉपिक सेंटेंस हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है, मैंने ये कहा मूवी का जो नाम होता है ना, किसी भी मूवी का नाम होता है, वो उस मूवी का जो है वो टॉपिक है। ठीक है। अब उस मूवी के अंदर जो है फॉर एग्जांपल एक मूवी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर देखिएगा, बोर्न इन गजा, GAZA गजा। बड़ी अच्छी जो है वो डॉक्यूमेंट्री है, इसको देखिएगा, यू विल कम टू नो गजा के अंदर लोग जो है वो कैसे रहते हैं। आपके पास बहुत सी रियलिटीज ओपन होंगी। आपका टॉपिक सेंटेंस से मुराद ये है कि हर वो ड्रामों में एपिसोड्स देखते हैं, हर एपिसोड देखते हैं, उसमें यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो देखते हैं, वो फौरन से, या ट्रेलर जो होता है आपका, वो ट्रेलर बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट का और टॉपिक सेंटेंसेस का मजमूआ होता है। अब देखते हैं हॉरर मूवी है, कहीं से जो है वो कोई निकल आता है, कहीं किसी से को जो है वो कोई किडनैप कर लेता है, समथिंग लाइक दैट। टॉपिक सेंटेंस ने ये बताना है कि जनाब आपके पैराग्राफ में होने क्या जा रहा है। गौर से समझिएगा मेरी बात को। टॉपिक सेंटेंस को कंट्रोल करने वाला है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट से टॉपिक सेंटेंस निकला। अब टॉपिक सेंटेंस ये बताएगा कि जो पैराग्राफ आप पढ़ने जा रहे हो उसमें होने क्या जा रहा है। एक एग्जांपल से बात समझने की कोशिश करते हैं। अब एक टॉपिक सेंटेंस हम यहाँ पे देखते हैं, और चलिए इसमें आपने देखना है जो उसने टॉपिक सेंटेंस दिया, क्या वो सारी की सारी बात उसने उसी से रिलेटेड लिखी, उसी से वो मुंसलिक मुल्हिका बातें लिखता रहा। सो द टॉपिक सेंटेंस इज मॉडर्न मेडिसिन फोकसेस ऑन इलनेस। ये टॉपिक जो है वो सेंटेंस है, और ये जेनेरिक लाइन होगी। टॉपिक सेंटेंस एक जेनेरिक बात होगी। मॉडर्न मेडिसिन फोकसेस ऑन इलनेस, ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है। अब मैं जरा सर्च करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मेरा टॉपिक सेंटेंस मेरी थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड है। द philosophy of traditional Chinese medicine is not the same as the philosophy of modern medicine, but it is useful for curing many health problems। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये उसी से निकला हुआ है। ठीक है, वहीं से इसने जो लिया हुआ है, आइडिया सेम है, आइडिया सेम होना चाहिए, वर्ड सेम ना भी हो। अब अगला मेरा काम ये है कि ये टॉपिक सेंटेंस और क्या ये पूरे का पूरा पैराग्राफ इसी बात को जस्टिफाई करता है कि मॉडर्न मेडिसिन फोकसेस ऑन इलनेस। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन फोकसेस ऑन इलनेस। अब हमारे पास जो है, जब मैं मॉडर्न मेडिसिन की बात करता हूँ, आगे देखें, इफ अ पेशेंट विद अ कफ विजिट्स अ मॉडर्न डॉक्टर, then the doctor will give the patient a medicine to stop the cough। लाइन क्या है? मॉडर्न मेडिसिन फोकसेस ऑन इलनेस। इफ द पेशेंट आल्सो हैज अ फीवर, द डॉक्टर मे गिव अ डिफरेंट मेडिसिन टू स्टॉप द फीवर। For every person with a cough, the doctor will probably recommend the same cough medicine. The philosophy of modern medicine is to stop problems like coughing and fever as quickly as possible. Western doctors usually see illness as an enemy. They use medicines like weapons to fight diseases. डू यू फील कि वही बातें जो मॉडर्न मेडिसिन की हैं पूरे पैराग्राफ में की जा रही हैं? जो टॉपिक सेंटेंस है वही बातें उसने पूरे के पूरे पैराग्राफ में की हैं। इज इट सो, दानियाल, आमिर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल? बाकियों को क्या लगता है? ग्रेट, जिशान, रेलिवेंट है। अब हमें दूसरी बात भी समझ में आ गई कि यूनिटी जो है वो कैसे मेंटेन रखेंगे। जो हमने टाइटल लिया था एक्सेसिबिलिटी, हमारे पास जो था टॉपिक, हमारा क्या था? हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे आ जाता है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि जब हमने इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन के ऊपर बात की, तो ये देखिएगा, accessibility to educational resources, topic sentence, one significant impact of technology in education is the
improved accessibility to a wide range of educational resources. Thesis statement क्या थी? Thesis statement ये है. The integration of technology in education has revolutionized the way the students learn, offering enhanced accessibility to educational resources, personalized learning opportunities, and improved engagement in the classroom. और यहाँ से one significant impact of technology in education is the improved accessibility to a wide range of education resources. क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो है, जो टॉपिक सेंटेंस है, ये यहाँ से निकला जो हमारी अभी डिस्कशन का मेन पार्ट है कि टॉपिक सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट से ही जो है वो आप विड्रॉ करेंगे, वहीं से लेंगे, वही आइडिया होगा. ये न सिर्फ पहला पैराग्राफ बल्कि सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो उसी से रिलेटेड होगा. Yes, answer. Technology has also paved the way for personalized learning experience. Furthermore, technology has been instrumental in enhancing student engagement in the classroom. देख रहे हैं, हर लाइन जो है वो रिफर बैक करेगी आपकी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ. To cut the long story short, टॉपिक सेंटेंस आपको क्लियर फोकस देगा कि इस पैराग्राफ में मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ. एक डायरेक्ट कनेक्शन बताएगा सेंट्रल आइडिया की तरफ और थीसिस स्टेटमेंट की तरफ. हो कुछ हमने थीसिस स्टेटमेंट में मेंशन किया, वही पॉइंट. यस, ऐसा ही. अब अगर मुझे बताइएगा कि एक ऐसे मौसूफ हैं जिन्होंने थीसिस स्टेटमेंट गलत लिख दिया, तो इसके बाद क्या उनका इंट्रोडक्शन जो है वो हमने पढ़ा, उनका कंक्लूजन हमने पढ़ा, उनका टॉपिक हमने पढ़ा, उनकी जो है वो आउटलाइन हमने पढ़ी. टॉपिक, आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रो और कंक्लूजन. अब आप मुझे बताएं, डू यू थिंक कि ये काफी है किसी को ये देखने के लिए कि उसका ऐसे पास है या फेल है? इज इट इनफ कि हमने उसका जो है आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देखा? डू यू फील कि अब हमारे पास काफी चीजें हैं ये देखने के लिए कि पेपर बाद में पढ़ेंगे? जब हमने ये चीजें पढ़ ली तो अब हमें एक चीज का आइडिया हो गया, और वो ये हो गया कि जो थीसिस स्टेटमेंट है, जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं, अब हमारे पास जो है अगर ये रेलिवेंट हैं तो फिर हम उसका ऐसे पढ़ेंगे कि जनाब 40 से ऊपर कितने नंबर इसको देने हैं, वरना नहीं. वरना इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, आउटलाइन पहले, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, कंक्लूजन, और उसके बाद दैट्स ऑल. पहली चीज क्या थी? टॉपिक की चॉइस. दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज हमारे पास ये थी कि हमने जो है वो थीसिस स्टेटमेंट को देखना है. तीसरी चीज हमारे पास जो है वो क्या है? तीसरी चीज थी कि हमने टॉपिक सेंटेंसेस को थीसिस स्टेटमेंट से हमने निकालना है. याद रखें कि हम वो चीजें, वो स्टेप समझ रहे हैं जिनसे हम यूनिटी को मेंटेन रखते हैं. अब नंबर 3 पे है लॉजिकल फ्लो. सादा लफ्जों में बात करूं, उर्दू में समझाने की कोशिश करूं, अक्ली बहाव. Like why I am explaining all the things in Urdu and all these things is to make it sure कि आप चीजों को समझो. You are not supposed to cram even a single bit of whatever I'm communicating. My main point is कि आप समझिएगा. इंश्योर कीजिए कि आपके ऐसे के अंदर स्मूथ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज है. सर ये अच्छा तो बड़ा लगता है पढ़ने में, लेकिन ये फ्लो बहाना नहीं आता, हमें नहीं पता चलता हम कैसे करेंगे. अभी हम इसको समझते हैं. एक पैराग्राफ से जब आपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करना है, आपने ट्रांजिशंस को और कनेक्टिंग सेंटेंसेस को बड़ी इफेक्टिवली और कामयाबी से यूज करना. इसका क्या फायदा होगा? पहले तो हमें यही नहीं पता ट्रांजिशंस क्या होती हैं. मोस्टली को पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो क्लास एंड पे से देख लीजिएगा. कनेक्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? इनको हम इस्तेमाल करते हैं यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. अब हमने जो है वही टॉपिक जो है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन, वही हमारे पास टॉपिक है. हमारा फोकस है लॉजिकल फ्लो और हमने उसको कैसे मेंटेन रखना है. देखिए, थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो वही है. थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्यों बार बार मेंशन की गई है? ताकि आपको पता चले कि इसने आपके पूरे के पूरे ऐसे को कंट्रोल करना. The integration of technology in education has revolutionized the way students learn, offering enhanced accessibility to education resources.
personalized learning opportunities and improve engagement in the classroom. अब लॉजिकल फ्लो देखिएगा, टॉपिक सेंटेंस हमारे पास ये रहा कि वन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी टू अ वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज। ये कुछ भी हो सकता है, आप सिर्फ इसे एक टॉपिक सेंटेंस के तौर पर देखें, ये कुछ भी हो सकता है। अब जब आपने अगले सेंटेंस पे, अगले पैराग्राफ पे जाना है, एक पैराग्राफ आपने डिस्कस कर लिया, ये टॉपिक सेंटेंस था, इसके मुताबिक पूरे का पूरा पैराग्राफ आपने लिख दिया। जब नेक्स्ट मूव करना है तो आपको एक ट्रांजिशन सेंटेंस यूज करना होगा। Furthermore, the availability of these resources has reshaped the educational landscape. The availability of these resources has reshaped the educational landscape. अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या बात हुई कि अगला हमारे पास जो है वो ये क्या था, नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो आइडिया हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम उसको इसके एंडिंग पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सके तो हम जो अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे उस पे जो है वो कुछ ऐसा सेंटेंस यूज करें कि हम रिफर बैक करें पिछले जो है वो हमारे पास जो पैराग्राफ है उसकी तरफ। जैसे हमने हमारा जो पिछला पैराग्राफ है वो डील कर रहा है एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशनल रिसोर्सेज को। आई एम श्योर कि आपने नोट कर लिया, इस पे भी आप फोकस कीजिए। ये यहाँ पे ये है जी हमारे पास जो है वो इसके टॉपिक सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन कंजंक्शन विद द इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, पिछले से रिफर बैक कर दिया। टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर टेलर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टेलर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इस्तेमाल हुआ। क्या मैं समझा पाया आपको कि यहाँ पे जो पैराग्राफ आपका खत्म हुआ, आपने कोई ना कोई ट्रांजिशन सेंटेंस वो यूज करना है और रिफर बैक करना है प्रीवियस की तरफ। अगर हम रिफर बैक नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि हमारी यूनिटी खत्म हो जाती है। यूनिटी के अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, एफ एंड सी। एफ स्टैंड्स फॉर फ्लो एंड सी स्टैंड फॉर कोहेरेंस, और ये दोनों की दोनों चीजें हमारे ऐसे को ले डूबती हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? ग्रेट। अब तीसरा देखिएगा, टॉपिक सेंटेंस है हैज बीन technology has been instrumental in enhancing student engagement in the classroom। अब ये हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर पे आ जाता है जी, टॉपिक सेंटेंस हमारा। अब देखते हैं कि क्या ये भी रिफर बैक करता है प्रीवियस की तरफ से। अब हमने क्या किया, एज ए रिजल्ट पर्सनलाइज्ड लर्निंग हमने किस में डिस्कस किया था, सेकंड वाले में। एंड इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी हैव लेड टू मोर एंगेज स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न क्लासरूम्स। वही एक्सेसिबिलिटी और वही हमने कोशिश की कि इन दोनों लाइनों को रिलेट कर दें, इन दोनों लाइनों को रिफर बैक कर सकें। ये ट्रांजिशन सेंटेंसेस हमारे पास तीसरी जो है वो मेन वजह होती है हमारी यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए। ये ऐसे जो है इस तरह से एक लॉजिकल और स्मूथ फ्लो रखता है आइडियाज का फ्रॉम वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट। ये रीडर को हेल्प आउट करता है हर पैराग्राफ में कि वो कनेक्टेड रह सके, वो कंट्रीब्यूट कर सके ओवरऑल थीसिस स्टेटमेंट की तरफ, और हमारा ऐसे यूनिटी के साथ आगे चले। ये चीजें बाय डिफॉल्ट जो है वो आपकी राइटिंग में आ जाएंगी जब आप इनके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। आपका एग्जामिनर जो है वो ही विल फील कि आप उसे एक ब्रिज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक ब्रिज से आपने उसे फैसिलिटेट करने की कोशिश की। नंबर 4, नंबर 4 जो है मैं समझता हूँ कि अगर मैं इसे सम अप कर सकूं तो ये एक ऐसी चीज है जो, वैसे तो सारे पॉइंट्स ही बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जहां पे नंबर 4 को आपने इग्नोर किया। बाजुकात लोग लिखते लिखते जो है वो एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल देने लगा हूँ, बहुत बेसिक सी एक कहानी जो है वो शुरू करते हैं, फिर उसी कहानी के गिर्द सारी की सारी चीजें जो है वो घुमा देते हैं। सही क्या, अपनी मर्जी से जो है वो कोई ना कोई टॉपिक, क्योंकि उसने बेल्फोर डिक्लेरेशन याद कर लिया है
उसने योम किपर वॉर को देख लिया है, उसको पता चल गया है कि 6 डेज लॉन्ग वॉर क्या थी 1967 की। उसने पढ़ लिया हुआ है कि 1948 में क्या हुआ था, उसने इब्राहिम अकॉर्ड को भी पढ़ लिया हुआ है। अब वो बातों को खींच खींच के लेके आएगा इन चीजों की तरफ कि मुझे बेल्फोर डिक्लेरेशन का भी पता है, अब्राहम अकॉर्ड का भी पता है, 1948 की हिस्ट्री का भी पता है, मुझे 6 डेज लॉन्ग वॉर के भी पता है, 1967 का मुझे ओसलो अकॉर्ड्स का भी पता है, जो फलस्तीन और इसराइल के दरमियान चल रहे हैं ना, आज का और टॉपिक है। तो उसी के बारे में वो क्या करेगा, खींच खींच के इधर लेके आने की कोशिश करेगा बातों को। दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर पेपर। वी वांट यू टू स्टे ऑन द टॉपिक। अगर आपने कोई टॉपिक चूज किया है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप हमें नहीं बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके हेड ऑफिस इसराइल में भी हैं, फाइबर भी वहीं से ऑपरेट करता है, फाइबर के साथ जो है वो इसराइल रहता है, इसराइल और जो है वो फलस्तीन का मसला चल रहा है। ठीक है, फाइबर जो है वो इसराइल में है, इसराइल के साथ फलस्तीन है, इन दोनों का मसला चल रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, आप जो है वो लिख रहे हो यूएस एंड चाइना वॉर पे। ठीक है, आपको चूंकि बहुत अच्छे से पता है यूएस और रशिया वॉर का, आप कहेंगे कि यूएसए जो है ये एक बहुत घटिया मुल्क है, यूएसए चाइना के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, ये यूएस चाइना वॉर चलती रहती है, यूएस ने जो है वो रशिया के साथ भी ऐसा ही किया था। अब आप अपने ऐसे को रशिया के साथ सारे के सारे ले आए। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप अपने एग्जामिनर को चीट नहीं कर सकते, ये बात मेक श्योर कर लीजिए कि आपका एग्जामिनर जो है ही इज द पर्सन हु नोज एवरीथिंग। जो आप जो है वो करने जा रहे हैं, आप उसे चीट नहीं कर सकोगे। सो स्टे ऑन द टॉपिक, अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग irrelevant or off topic information। नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग तक नहीं रखें, टॉपिक के मुताबिक रखें। बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास जो है वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं, टॉपिक की लिमिटेशन के मुताबिक लिखा। यूएस सोवियत वॉर की पास्ट टैक्टिक्स का हवाला भी नहीं दे सकते सर। दानियल टॉपिक ही हमें बताएगा। अगर हम जो है चाइना यूएस चाइना वॉर कर सकते हैं, तो शायद हमें दे तो सकेंगे आउटलाइन में, लेकिन वो एक वीक आर्ग्यूमेंट कंसिडर होगा, क्योंकि यूएस और चाइना की अपनी इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है कि आप इनके अपने ही जो वॉर्स के ऊपर डिस्कस करते चले जाएं, ताइवान को डिस्कस कर लें, ठीक है, तो वो कवर कर जाएगा। हाँ, हम शायद जो है वो किसी हेडिंग के अंदर, मेन हेडिंग नहीं, सब हेडिंग में जो है वो एक दो पैराग्राफ उसको डेडिकेट कर सकते हैं कि यूएस एंड अदर कंट्रीज, लेकिन फिर सोवियत यूनियन की बात ही नहीं करेंगे। फिर हम पाकिस्तान के साथ भी सेंटो और सीटो की बात कर देंगे। ठीक है, फिर हम जो है वो वियतनाम के साथ उसके रिलेशनशिप्स को भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बताएंगे कि वी आर नॉट स्पेसिफिकली डिस्कसिंग द यूएसएसआर। अगर मतलब मसला ये है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका टॉपिक नहीं मांगता है तो आप उसे वो चीज नहीं दीजिए। अगर आपका टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर प्रोवाइड कीजिए। अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन दानियाल? शहर बानो ने तो ओके लिख दिया। अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग इररिलेवेंट और ऑफ टॉपिक इंफॉर्मेशन। एवरी सेंटेंस एंड पैराग्राफ शुड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ योर सेंट्रल आर्गुमेंट। जी, ये सेंट्रल आर्ग्यूमेंट हमारे जो है वो फोकस में रहना चाहिए। मैं वंस अगेन ये बताऊंगा कि अब ये सेंट्रल आर्ग्यूमेंट डेवलप कैसे होगा। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, और मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेडिंग जो है वो आप लोग दे दीजिएगा, अपना रजिस्टर मेंटेन करते चले जाइए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको कोई ना कोई कोट मिल गई है, आप वो कोट लिखेंगे। आपको कोई फैक्ट मिल जाता है, कोई डेटा मिल जाता है, आप वो डेटा लिखेंगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपके पास जो है वो आपके सीएसएस के ऐसे से पहले कोई 5 से 10 पेजेस, बड़ी एक्सट्रीम पे जाके बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आपने ढूंढ लिया, 5 से 10 पेजेस हो गए, लेकिन पेपर में आपको चाहिए 1 से 2 पेजेस। जब सीएसएस के पेपर होते हैं ना, तो उनकी टाइमिंग जो होती है वो 9 से 12 और 2 से 5 होता है। और संडे संडे ऑफ नहीं होता है, कोई ऑफ नहीं होता है, वो कंजेक्टिव चलते हैं, बारिश तूफान कुछ भी हो, सब वो चलता रहता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वहां पे आप ना लॉन्ग लॉन्ग नोट्स जो है वो उनको देख सकें, और आपको अपने नोट्स को ही रिवाइज करना है। ठीक है, खसूसन वो लोग जो हमारा टेस्ट सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज टेस्ट सेशन जो है
क्रिमिनोलॉजी का जो चल रहा है, तो उसमें मेक श्योर कीजिएगा कि जब मानूर आमिरा लाइक जो जो भी है, आप लोग ना अब शॉर्ट नोट्स जो कि आपने एक पेपर से दूसरे पेपर के दौरान उनको सिर्फ देख सकें, ठीक है। आपके पास लॉन्ग डिटेल नोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, दो दो तीन तीन 2 से 3 घंटे का डिफरेंस है। तो ये 2 घंटों के अंदर आप क्या क्या करेंगे? आप उन नोट्स को कभी रिवाइज नहीं कर सकेंगे अगर आपने बहुत लेंथी नोट्स बनाए। कुछ ऐसे हिंट्स होने चाहिए कि वो सारी की सारी चीजें याद आ जाए। उसी तरह से आपने यहाँ पे जो अपनी फैक्ट बुक बनाई है, वो टॉपिक से रिलेटेड जो है वो डाटा आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब आप कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने स्टे ऑन द टॉपिक रहेंगे। क्यों आपको जो है वो टॉपिक पे ही स्टे करना है? कैसे मुमकिन है? मान लीजिए कि मैं अगर अपने टॉपिक से डिविएट करता हूँ, मैंने एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन रिसोर्स था ये लिखा, मैंने ये बताया कि एजुकेशन ने कैसे कैसे चीज़ों को एक्सेसिबल किया है। अगर मैं कुछ इरेलीवेंट कोट करने की कोशिश करता हूँ, अब इरेलीवेंट क्या होगा? रेलिवेंट हमारे पास था कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इनहेंस किया। इरेलीवेंट क्या होगा? इरेलीवेंट ये है, इन एडिशन टू पर्सनलाइज्ड लर्निंग लेट्स आल्सो ब्रीफली डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है हमारे पास जो है उसको, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। क्या यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेलिवेंट है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, अगर आप देख सकें ना। कुछ लोग हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि ये रेलिवेंट कंटेंट है। नो, आपको हिस्ट्री नहीं बतानी, वो पूछ रहा है आपसे, उसका क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट जो है वो क्या है टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के ऊपर। हिस्ट्री तो उसने मांगी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, अगर आपने डिटेल से डेविएट करते हैं तो वो फिर आप अपने लिए लिख रहे हैं, ठीक है। जब आपने डेविएशन की तो इसने आपके पूरे के पूरे ऐसे की यूनिटी को डिस्टर्ब कर दिया। अब इसने जो है वो वाली इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी जो कि आपके सेंट्रल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड नहीं थी, और अब आपका फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो गया। हमें हमारे टॉपिक को समझना सबसे पहले वो हमारे लिए इनएविटेबल है। हम अपने टॉपिक को समझेंगे। अगर हम अपने टॉपिक को समझ जाते हैं, ओनली देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। फिर हमें पता चलेगा कि कैसे हमें मेंटेन रखना है सारी की सारी चीज़ों को। देन हमारे पास है, मेंटेनिंग यूनिटी एंड स्टेइंग ऑन द टॉपिक इज क्रूशियल इन ऐसे राइटिंग, स्पेशली हमारे पास जितने भी competitive एग्जाम्स हैं तो ठीक है, ये सारी की सारी बातें हम जो कर चुके हैं। irrelevant information can detract from the essay's clarity and coherence, which are highly valued in such exams. आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको चीजें पता चल सके। नेक्स्ट, नंबर 5, क्वाइट इंपॉर्टेंट। थक तो नहीं गए आप लोग? बोर तो नहीं हो रहे हैं? समझ आ रही है आप लोगों को? सो फar सो गुड। ओके, अजहर साहब जो हैं सिर्फ उन्होंने लिखा, बाकी सब जो हैं वो मेरा ख्याल है से सब थक चुके हैं। ओके जी, ग्रेट हो गया जी। आगे चलते हैं, स्पोर्टिंग एविडेंसेस। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहुंचते पहुंचते अब हमारे पास ये आएंगे कहाँ से? रेलिवेंट एग्जांपल्स कहाँ से आएंगे? एविडेंसेस कहाँ से आएंगे? हम कैसे सपोर्ट करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स को? मैंने कल रेफर किया था, आमिर साहब, मैंने कल बताया था, ये कल ही की क्लास में मैंने कहा था कि आरिफा नूर जो है ना, उनका आर्टिकल पढ़िएगा। आरिफा नूर से किसी ने कहा, बड़ी सीजन जर्नलिस्ट है, बहुत चीजें लिखती हैं, कई सालों से लिखती हैं। आरिफा नूर से किसी ने पूछा कि एवरीबॉडी इज राइटिंग ऑन इजराइल फलस्तीन इशू, तो आपने क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने पब्लिकली इस चीज को एडमिट किया, बिकॉज आई एम नॉट इक्विप्ड विद द रेलिवेंट स्पोर्टिंग एविडेंसेस। इसका मतलब है स्पोर्टिंग एविडेंसेस आएंगे कहाँ से? स्पोर्टिंग एविडेंस हमारे पास आएंगे जो डेली बेसिस पे आप अपना रजिस्टर तैयार कर रहे हो, जो मैं आपको आर्टिकल ऑफ द डे रिकमेंड करता हूँ, आप उसको पढ़ते हो।
उसके अंदर मैं कुछ ऐसे के टॉपिक्स भी बता रहा होता हूँ, मैं ये भी बता रहा होता हूँ कि ये क्यों पढ़ना जरूरी है। अब वो ऑनगोइंग थीम से ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अभी तक बहुत से लोगों ने जो है वो हेडिंग दे रखी होगी, फलस्तीन और इसराइल का जो इशू है। अब वो उसके ऊपर डिटेल्स लिख रहे होंगे, वेलफेयर डिक्लेरेशन है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को उन्होंने मेंशन कर लिया होगा। अब उन्हें पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल कौन कौन सी कोट करनी है, एविडेंसेस कौन कौन सी हैं, डिटेल्स कौन कौन सी है। इसी तरह से मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो आपको लिखना है, डेमोक्रेसी, और हमारे पास जो है वो अपकमिंग इलेक्शंस के ऊपर लिखना है। ये सब की सब चीजें आपको आपका वो रजिस्टर बताएगा कि भाई ये वो चीजें हैं जो आपने मेंशन करनी है। लेकिन रजिस्टर के ऊपर मेंटेन कैसे करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू नोट डाउन ऑल द थिंग्स। ये जो रजिस्टर साहब हैं ये मेंटेन होंगे, कुछ चीजें ये लेगा। पहले नंबर पे तो ये लेगा डॉन को, दूसरे नंबर पे ये लेगा इकोनॉमिस्ट मैगजीन को, तीसरे नंबर पे ये लेगा रिसर्च आर्टिकल्स को जो हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ, चौथे नंबर पे ये लेगा फॉरेन अफेयर मैगजीन्स को, पांचवें नंबर पे ये लेगा आपकी अपनी जो है वो एडिशनल बुक्स जो अगर आप कोई स्टडी करते हैं तो, छठे नंबर पे ये लेगा आपके पास रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं और करते रहेंगे, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं। इन तमाम चीजों को मैनेज करना बहुत आसान है। जो डेली डॉन का आर्टिकल पढ़ा, पढ़ते हुए रजिस्टर पास रखा, चीजें नोट करते चलेगा। इकोनॉमिस्ट का डेली बेसिस पे, बल्कि आर्टिकल ऑफ द नाइट अब हम रिकमेंड करते हैं तो उसको सुना, उन रेफरेंसेस को सुनते हुए जो चीजें याद रहती हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनको जॉट डाउन करते चलेगा। यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स वीकली बेसिस पे, हर हफ्ते में आपके पास एक रिसर्च आर्टिकल आ जाता है। इसको पढ़ा, टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो टॉपिक चल रहा होता है, हॉट टॉपिक चल रहा होता है उसी से रिलेटेड होता है, उसको लिखा। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे फॉरेन अफेयर मैगजीन है, इसके एप्लीकेशन मौजूद है, इसको खुद से देखना होता है। और बुक्स जो हैं वो आप जो एफपीएससी की रिकमेंडेड है कोई एक पढ़ लें तो वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक ऑलरेडी पता है कि इनसे आएगा तो यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे। ये चीजें हमें हमारे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये बात कहना, अगर आपने कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, मैं वो भी बताता हूँ कि वो कैसे आप कोट करें। अब देखें, ये रेलिवेंट एग्जांपल्स, एविडेंसेस और डिटेल्स, ये तीन चीजें आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करती हैं, मजबूत करती हैं। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला सुना देती है ना, पूरे के पूरे पाकिस्तान की तमाम अदालतें उस एग्जाम्पल को कोट करती हैं और वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दे दी वो बाकी सब के लिए कानून बन जाता है कि उसके मुताबिक वो फैसले कर सकते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस मुजरिम को छोड़ दिया था, इसलिए आपको भी छोड़ना पड़ेगा, और वो मुजरिम छूट जाता है। एग्जाम्पल्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं अपने केस को जस्टिफाई करने के लिए। एविडेंसेस, डिटेल्स, एविडेंसेस आप किसकी दोगे, रिपोर्ट्स की दोगे। एविडेंसेस किसकी दोगे, ये जो मैंने आपके साथ रिसोर्सेज शेयर किए हैं इनमें से एविडेंसेस दोगे। डिटेल्स जो है ये लिखोगे। ये कहना कि फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखी, लेकिन ये कहना कि इसराइल की बढ़ती हुई बर्बरियत के बायस 365 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 2.2 मिलियन की आबादी दिन ब दिन सुकड़ती चली जा रही है, ये ज्यादा मुनासिब होगा। डिपेंड करता है, अगर उसने आपसे 1,000 वर्ड मांगा हुआ है तो फिर आप 10 पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, आउटलाइंस उतनी नहीं बनाएंगे आप। आउटलाइंस जो है वो आप डेफिनेटली मेन आइडिया, आउटलाइन को डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, अभी के लिए सिर्फ आप इस पे फोकस करें, हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इस पे फोकस करें, आउटलाइन छोड़ दें। और ये आउटलाइंस नहीं होता, आउटलाइन होता है। ठीक है, आउटलाइन होता है, आउटलाइंस नहीं होगा। कभी भी नहीं लिखिएगा पेपर के ऊपर आउटलाइंस। सो आपने अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना है। अब ये जो है थीसिस स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, और अब यूनिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अब देखने की कोशिश करते हैं
और ये हमारे पास बॉडी पैराग्राफ है। फॉर एग्जांपल, हमने ये हमारा पॉइंट है, जो लाइन है हमारे पास पैराग्राफ की, वो ये है: वन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन is the improved accessibility to a wide range of educational resources। ये हमने जो है वो टॉपिक सेंटेंस लिखा। अब इस टॉपिक सेंटेंस को हम सपोर्ट कैसे करेंगे? सपोर्ट इस तरह से करेंगे: फॉर इंस्टेंस द एडवेंट ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड डिजिटल टेक्स्ट बुक has made it easier for the students to access educational materials. A study conducted by Smith and Johnson 2020। इस तरह से हम कोट कर सकते हैं रिसर्च पेपर्स को। जो मैंने आपके साथ रिसर्च पेपर शेयर किया, अगर आप उसे कोट करना चाहते हैं, राइटर का नाम और जो ईयर है उसकी पब्लिकेशन का, वो बात लिख के जो है आप कर सकते हैं: फाउंड दैट स्टूडेंट्स who had access to online resources had a 25% increase in their academic performance। अगर आपने ये बात यहाँ से ना लिखी और आपने सिर्फ ये बात लिख दी कि students who had access to the online resources at a 25% increase in their academic performance, तो ये एक फजूल बात हो गई। अगर, क्योंकि आपको कैसे पता? आप स्कॉलर हैं, आपको किसने बताया? आप कोई चीज, कोई फैक्ट, कोई डाटा बता रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है उस चीज का। तो ये तो इसी तरह से है कि कल कला को आप कहते हैं कि जमीन जो है वो ना गोल है, ना ये जो है वो फ्लैट है, ये कभी रेक्टेंगुलर हो जाती है, कभी ट्राइंगल बन जाती है। सो व्हाई योर एग्जामिनेशन ट्रस्ट योर वर्ड्स? आपको सोर्सेज बताने पड़ेंगे, ठीक है? आपको सोर्सेज बताने पड़ेंगे, और ये सोर्सेज आप क्या बताओगे? A study published by Dawn 2023, या as per the article of Zahid Hussain published in Dawn, ठीक है? As per Anton Liven in Pakistan a hard country, ठीक है? ये चीजें बताएंगे। As per recent study conducted by Pew Research Institute, वो सारी की सारी चीजें जो बताते हैं। आपके पास इतना डाटा ऑटोमेटिकली आ चुका होता है दानियाल, डिस्कस इतना हो चुका होता है। जैसे अभी हमारे पास जो है वो इसराइल चल रहा है, फलस्तीन चल रहा है, इतना डाटा आ चुका होता है कि आप उस पर लिख सकते हो, और ये रेलिवेंट डाटा ही होता है। सीएसएस के अंदर वो थीम्स हैं, वो वही रहते हैं, रिकर होते हैं, ठीक है? तो ये चीजें याद रह जाती हैं। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। अगर ना रह सकती तो लोग कभी पास ना कर सकते इसको। तो इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा हमें बस रास्ता, पास ऐसी पर्सनलाइज लर्निंग आउटलाइन जो है वो क्या है। अब आ, ये अच्छा जी, आगे चलते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी हैज आल्सो पेव्ड द वे फॉर पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो, ठीक है? हम इसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का नाम लेंगे, ठीक है? A recent survey by the Department of Education revealed that 82% of students reported higher satisfaction with their learning when using personalized online tools। अगर इस लाइन में से मैं एक चीज ये क्रॉस कर दूं, ये वाली जो है, तो ये एक फजूल बात है। अगर मेरे पास सोर्स नहीं है जहां से मैंने बात की है, तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि 82% ऑफ, लाइक, हाउ डिड यू मेजर 82%? कौन सा टूल था? फिर आप बताएंगे कि ये जो रिसर्च आर्टिकल्स जो लोग लिखते हैं, फिर वो बताते हैं कि जी मैंने ये किया, ये किया, इस तरह से मैंने रिसर्च की। अगर तो आपने ये लिखा है रिसेंट स्टडी रिसर्च सर्वे बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इट मींस आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, और देखिएगा: A study published in the Journal of Education Technology 2019 demonstrated that classroom incorporating technology-based engagement strategies witnessed a 30% increase in the student participation। ये बातें रजिस्टर बताएगा कि जब आर्टिकल पढ़ रहे थे तो ये बात आपने पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीज आई थी, ठीक है? वहां पे ये वाली बात इस तरह से मेंशन की गई थी, तो ये लिखोगे। इसीलिए जब कहते हैं कि किताब पढ़ रहे होते हैं ना, तो किताब के ऊपर, मैं कल मुझे आ, मानूर साहब आप रिमाइंडर दे दीजिएगा। हम ना, मैं आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मुझे आज भी याद था, बट ओइंग टू द टफ रूटीन में नहीं भेज सका।
मैं आपके साथ कोटेशंस शेयर करूंगा, कुछ कोटेशंस, कुछ फैक्ट्स जो किताब नहीं पढ़ सकते। द 21st लेसन जो है वो युval नोआ हरारी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा डाटा उनके लिए जरूरी है। और 2024 में जो लोग अपीयर हो रहे हैं उनके साथ पीरियडिकली वीकली बेसिस पे मैं वो डाटा शेयर करता चला जाऊंगा। पहला थीम मेरा एआई का होगा, जिसमें मैं आपको आसान, याद रखने के लिए बहुत रेलिवेंट सारी की सारी चीजें आपको कोटेशंस दे दूंगा, 10 से 15 के करीब, बाकायदा रेफरेंसेस के साथ, जिसे आप एज इट इज पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ मैं आपको फैक्ट्स दे दूंगा। फिर मैं आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स कोट करने के लिए दे दूंगा। हर एक थीम के लिए 5 पेजेस का मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा। ठीक है, कि ताकि आप अगर उस टॉपिक पे जो थीम आ जाता है तो आप वो कर सकें। इसके बाद मैं आपको कन्फ्लिक्ट्स इन मिडिल ईस्ट पे दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो जो हमारे पास थीम है एजुकेशन पर मैं दे दूंगा। मैं आपको जो है वो हेल्थ पे दे दूंगा, ताकि जो जो थीम आपके पास आ रहे हैं उन पे आप लिख सको। मैं किताबों से रेफरेंसेस निकाल निकाल के दे दूंगा, और आपको सिर्फ ये जो बात यहाँ पे मेंशन करनी है, ये बात आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई होगी, आप इसे पिक कर लीजिएगा। गो के ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट होगी, लेकिन आपने अपने सोर्सेज पर रिलाई करना नहीं छोड़ना। ठीक है, अपने सोर्सेज पर रिलाई करना नहीं छोड़ेंगे। तो आई एम श्योर कि ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपको पता चल सकी। अभी हम कितने नंबर पे हैं? यूनिटी और कोहेरेंस के अंदर हम डिस्कस करते हुए 5वें नंबर पे हैं, 5th नंबर पे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको पता चल रहा होगा कि आपका एग्जामिनर कितना जस्टिफाइड होता है जब वो फेल कर देता है, और हम ये समझने में कितने कासिर होते हैं कि हम ये फील कर रहे होते हैं कि अच्छा ये पता नहीं कैसे हो जाता है। जिशान ताहिर जो है, जिशान हमारी क्लास में भी मौजूद है। जिशान जब लिखते हैं तो जिशान कोहेरेंस को मेंटेन रखते हैं, और ये मैं पहले भी कहता था। जिशान का पीएमएस पास है माशाल्लाह से। वी आर विशिंग हिम गुड लक फॉर हिज इंटरव्यू, अल्लाह ताला के ज़ात इन्हें कामयाब करें। तो जिशान, वंस यू विल बी देयर इन योर ब्यूरोक्रेसी, तो आप ये देखेंगे कि ड्राफ्ट जब आप चीज़ों को करोगे तो आपको हेल्प आउट मिलेगी ये सारी की सारी चीज़ें। जब आपने ब्यूरोक्रेट बनना है तो आपको ड्राफ्ट पता होने चाहिए, ड्राफ्टिंग अच्छी होती है। आगे जी, हमारे पास जब हम इन तमाम चीजों को कोट करना शुरू कर देंगे, फिर चीजें हमारे पास जो है वो बेहतर होती चले जाती हैं। ये जो एंड वाली लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंट स्पोर्टिंग एविडेंस इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ एसेट। हर चीज को कोई ना कोई चीज मजबूत करती है ना, तो यहाँ पे आपके पास जो है जो चीज मजबूत करती है वो है हमारे पास यूनिटी ऑफ द एसेट। ये वेलकम। हर पीस ऑफ एविडेंस जो है वो थीसिस स्टेटमेंट से को रिफर बैक करे। देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग जो बहुत मुश्किल है। उनको सिर्फ मुश्किल लगेगा जिन्होंने भी लिखा नहीं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीजें आसान हो जाएंगी, द थिंग्स विल बी फाइन। अब हमारे पास हर स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो जो डिस्कस होगा, यहाँ पे अब हमें पता चलेगा कि सेंट्रल आइडिया जो है वो उसको री इन्फोर्स कर रही होगी। अब हमें पता चलेगा कि मेन थीसिस स्टेटमेंट से जो है ये क्या करेगी, अलाइंड होगी, परsuasive होगी। आपका मकसद ये है कि दलाइल से अपने एग्जामिनर को परसुएट करना मकसद है। जब आपने परसुएट किया क्रूशियल एस्पेक्ट्स को, फिर आपके जो है वो competitive एग्जाम्स के अंदर क्लैरिटी और एबिलिटी जो है आपको अच्छा स्कोर देती है। यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी छठा पॉइंट जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ वॉइस एंड पर्सपेक्टिव। लेकिन मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेक ए स्टॉप हियर, ताकि आप इन पॉइंट्स को जो है वो डाइजेस्ट कर लीजिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी ऑफ वॉइस एंड पर्सपेक्टिव से क्या मुराद है, यहीं से हम कल शुरू करेंगे। और मैं बताऊंगा फिर कंक्लूजन कैसे करोगे, क्योंकि इसी के बाद मैं जो है वो कुछ और चीज इसके साथ रिलेट करना चाह रहा हूँ, और वो मेरे पास है वोकेबलरी। बड़ा परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स के हाउ दे आर गोइंग टू यूज द वोकेबलरी, क्या कितनी कितनी मुश्किल वोकेबलरी को यूज करेंगे, और बिल्ड कैसे करोगे वोकेबलरी। क्या जो रोजाना मानूर साहबा वर्ड्स जो आपके साथ शेयर करते हैं क्या वो काफी हैं?
क्या मुझे नॉन फिक्शन पढ़ना है, मुझे क्या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे किस तरह से नए वर्ड्स को करना है, यूज करना है, मुझे लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, कैसे मुमकिन है कि मैं अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है, मुझे लॉन्ग रखना है, मुझे जॉर्गन्स कौन से यूज करने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं। इन तमाम चीजों को हम जो है वो कल के डिस्कशन में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक ए स्टॉप हियर विद दिस नोट कि अगर कोई क्वेश्चन है, द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। I did try my level best to use the very basic, very simple language to communicate the main idea कि अब हम समझना क्या चाहते हैं, और मुझे यकीन है मैं समझा पाया। मेरा फोकस आपको समझाने पे था, मैं कुछ भी क्रैम नहीं करवाना चाह रहा, मैं कुछ भी रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा, सिर्फ उन चीज़ों को जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई एम श्योर कि हम यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इज इट सो? तमाम चीज़ें आपके पास क्लियर है? चलें जी, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस अब हम करेंगे क्या? आपके लिए असाइनमेंट तो मैंने आपको दी नहीं। असाइनमेंट ये है, 2023 का स्पेशल जो है वो हमारे पास इंग्लिश ऐसे का पेपर है। नईम सर प्लीज उसे दोबारा शेयर कर दीजिएगा। उस पेपर में से कोई सा एक टॉपिक उठाएंगे, कोई सा एक टॉपिक उठाएंगे। वो क्या आपने उस पर पहले भी लिखा होगा, ट्राई किया होगा। अब आपने कोशिश करनी है कि एक उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले ट्राई करेंगे थीसिस स्टेटमेंट बनाने की। फिर आप जो है वो कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक बिल्कुल जो है वो कोहेरेंट जितने पॉइंट्स आपने समझे हैं थीसिस स्टेटमेंट से रिलेट करेंगे, और दो पैराग्राफ से हम लिखने की कोशिश करेंगे जिनमें से हर एक पे आपके पास जो है वो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। जो पहला आपका पॉइंट है टॉपिक सेंटेंस, और ये रिलेट कर रहा हो यानी कि रिफर बैक कर रहा हो। ठीक है, ये आपने जो है वो पॉइंट करना है, बनाना है। एक पैराग्राफ लिखेंगे और उस पैराग्राफ के ऊपर ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। ये फाइल भी आपके साथ नईम सब शेयर कर देते हैं, नईम उसी फोल्डर से उठा के शेयर कर दीजिएगा, और इसको भी अगर आप चाहें तो एक दफा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।